बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह आपको अंदाज़ा है कि लास्ट वीक हमने रिग्रेशन और कोरिलेशन की सारी थ्योरी और जो बैकग्राउंड था उसको हमने रिवाइज़ किया और न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ किया। तो अब इसके बाद जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला है तो उसमें वो मटेरियल जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किया तो उसमें नेक्स्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो उसकी जो सारी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है तो उसको हम इंशाल्लाह आज कोशिश करते हैं विद इन 20 मिनट्स कि हम इसको कवर कर सकें। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक पैरामीट्रिक टेस्ट और एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो शुरू में बता दूं कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और आपको इंशाल्लाह ये शेयर कर दूंगा। अगर कहीं वॉइस मैसेज हो तो काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, कोई वॉइस की प्रॉब्लम हो तो अभी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्लियर रहें। तो एक पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस होता है और एक नॉन पैरामीट्रिक इन्फ्लुएंस होता है। तो आपके सिलेबस में नॉन पैरामीट्रिक नहीं है तो जस्ट पैरामीट्रिक है, तो हम इसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ हाइपोथेसिस। A statistical hypothesis is a claim about a population। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस पॉपुलेशन के लिए क्लेम है। चूँकि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर पाते तो फिर हम उसके लिए हाइपोथेसिस सेट करके और उसको थ्रू सैंपल स्टडी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस में जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप है वो नल हाइपोथेसिस है और जो सेकंड है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है। पहले ही के दो हिस्से हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो आपने याद रखना है, आपको पहले भी शेयर किया जा चुका है कि नल हाइपोथेसिस में हमेशा आपने इक्वलिटी जो है उसको यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ग्रेटर इक्वल, इक्वल टू और लेस इक्वल। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इन तीनों के उलट आपने यूज़ करने हैं, लाइक लेस देन, नॉट इक्वल और फिर ग्रेटर देन। तो ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस लिखते हुए ये चीज़ें हमें ज़हन में रखना है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ बेस बना लूँ कि हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्यों करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लेके तो इसको आगे हम एक्सटेंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गौर से सुनिएगा, मैं 3 तरह के केसेस आपसे शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है लाइक पेप्सी है, तो वो क्लेम करते हैं कि हमारी बनाई हुई कोल्ड ड्रिंक्स की जो फिलिंग है वो 250 ml है। जो रेगुलर ड्रिंक है वो उसकी जो फिलिंग है वो 250 मिलीलीटर्स तक वो फिलिंग करते हैं। अब एज ए कस्टमर जब हम परचेज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो फिलिंग लेवल है क्या वो वाकई 250 है। तो उसमें अगर सपोज़ करें हमने मेजर किया और हमें पता चला कि जो फिलिंग लेवल है वो 230 मिलीलीटर है, तो हम क्या डिसीजन लेंगे, क्या अदर वी शुड परचेज और नॉट। तो हम मेरा ख्याल है क्लियरली हम रिजेक्ट कर देंगे कि 230 ml है, मे बी ये यूज हो तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम परचेज़ नहीं करेंगे। ये केस वन। केस टू ये हो सकता है कि जो वाटर फिलिंग लेवल है वो 260 हो सपोज। तो हम कहेंगे कि क्लेम था 250 तो ये 260 है, तो ये भी स्टैंडर्ड से बियॉन्ड है कि जो फिलिंग है वो एक्स्ट्रा है। मे बी ये कंपनी की तरफ से ना हो, मे बी ये फेक कंपनी हो, लाइक दिस हम ये सोचना शुरू कर दें तो मे बी हम अगेन रिजेक्ट कर। और अगर फिलिंग लेवल लेट्स सपोज 248 है, 249 मिलीलीटर है, तो मे बी हम इग्नोर कर दें तो ये एक आध मिलीलीटर का डिफरेंस है, तो हम इसको लें या ना लें। अब इस पर मे बी कुछ लोग कह रहे हो कि नहीं स्टिल स्टैंडर्ड है तो क्यों इतना डेविएट करें, हम नहीं लेते। दूसरी तरफ मे बी कुछ लोग बॉदर ही ना करें और परचेज कर लें। तो ये जो इन डिसीजन की सिचुएशन है जिसमें हमें क्लैरिटी नहीं है कि आइदर वी शुड परचेज और नॉट, तो इस सिचुएशन में टेस्टिंग करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का सहारा लेते हैं, हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। और एक एग्जांपल मैं साथ और ऐड कर लूँ इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक अगर हम ये कहें कि यूनिवर्सिटी में कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे जो बिल्डिंग खड़ी की जा रही है, नया ब्लॉक खड़ा किया जा रहा है, तो वहाँ पे जो रेडीमेड जो कंक्रीट स्लेट्स हैं वो लेना है उसकी रूफ़ के लिए।
तो फॉर एग्जांपल हम हमारा कंट्रैक्टर, यूनिवर्सिटी का कंट्रैक्टर, ठेकेदार, ये उन्हें कहता है कि आप हमें 10 केजी की जो कंक्रीट स्लेट है वो वज़न होना चाहिए, और जो थिकनेस है वो सपोज 5 इंच होना चाहिए, इतना साइज़ हो, तो वो हमें 10,000 कंक्रीट स्लेट्स तैयार करके दें। फॉर एग्जांपल ये कंट्रैक्टर हमारा आगे किसी से कॉन्टैक्ट करता है। अब उन्होंने सपोज वो कंक्रीट स्लेट्स बना ली और हम कहते हैं हमारे कंट्रैक्टर से कि आप आके वो कंक्रीट स्लेट्स ले जाएं। अब हमारा ठेकेदार जो मेजरमेंट्स दे चुका था वो देखेगा कि क्या वाकई वेट 10 केजी है, क्या वाकई इसकी थिकनेस 5 इंच है, और क्या उतना ही साइज़ है जितना मैंने कहा था। तो उसके लिए एक तरीका ये है कि हर एक कंक्रीट स्लेट को उठाया जाए और उसको ऑब्जर्व किया जाए। तो ये जो ऑब्जर्व करना है, मे बी ये मुश्किल हो, लेबर कंज्यूम होगी, टाइम कंज्यूम होगा, मे बी उठाने में और रखने में 2-4 कंक्रीट स्लेट्स हैं वो डैमेज हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए कंट्रैक्टर सपोज 200-500 कंक्रीट स्लेट्स का सैंपल लेता है और उन्हें अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेता है और मेजरमेंट्स को चेक कर लेता है। अब सपोज करें, मैं एक मेजरमेंट की बात करता हूँ कि उसने जो 500 कंक्रीट स्लेट्स का सैंपल लिया, तो वहाँ पे जो एवरेज वेट था फॉर एग्जांपल वो निकला 12 केजी। अब जो डिमांड थी वो 10 केजी की थी और जो वेट मिल रहा है वो 12 केजी। तो क्या ही शुड परचेज? तो मे बी आई थिंक डिसीजन ये होगा कि वो परचेज नहीं करेगा, बिकॉज ओवर वेट हो जाएगा और जो दीवारें खड़ी की गई हैं वो उस कदर हेल्दी नहीं है कि वो इतना वेट बियर कर सकें। और जब इतनी ज़्यादा तादाद में स्लेट्स ऐड होती जाएंगी तो वो वेट क्यूमुलेट होता जाएगा और ओवर वेट होता जाएगा। सो कंट्रैक्टर शुड अवॉइड। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरा केस क्या हो सकता है कि 10 केजी की डिमांड थी और वहाँ जब मेजर किया तो पता चला कि ये 8.5 केजी की एवरेज वेट रखती हैं स्लेट्स। तो अब क्या होगा केस 2 में? तो कंट्रैक्टर शुड अगेन रिफ्यूज टू परचेज दोज कंक्रीट स्लेट्स, बिकॉज अब अंडर वेट है, लो वेट है। जी जी। सर ये स्क्रीन भी क्लियर नहीं आ रही और कुछ बच्चों को आपने अभी क्लास में ज्वाइन नहीं होने दिया, उनको लैटिन कर दिया। अब ठीक है, अब स्क्रीन ठीक हुई है। जी और तो कुछ बच्चे जी जी मैं कर। तो जब उस ठेकेदार ने देखा कि 8.5 केजी जो क्या कहते हैं कि वहाँ पे वेट, तो अब उसने देखा कि ये अब लो वेट है, तो अब उसको क्या करना चाहिए? तो अब उसने अगेन देखा कि चूँकि वहाँ पे बार बार उन्हें सॉरी मोर देन 2 रूट्स या उसको आगे लेके जाना है, तो वेट जो है वो अंडर वेट होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो उसने अगेन रिफ्यूज़ कर दिया। अच्छा, अब तीसरा केस सपोज करें कि जब कंट्रैक्टर ने ऑर्डर दिया था 10 केजी का और जब मेजर किया तो पता चला कि 9.7 केजी जो कंक्रीट स्लेट का वेट है वो निकला है 9.7। तो जो जो डिमांड थी वो 10 केजी की और जो सैंपल लिया 500 का तो वहाँ 9.7। तो अब इस केस में कंट्रैक्टर जो है वो थोड़ा क्लियर नहीं होगा कि आइदर ही शुड परचेज और नॉट, बिकॉज दोनों सूटों में प्रॉब्लम हो सकती है। 9.7 है, इंसानी जान का मामला है, मे बी वो अंडर वेट हो, मे बी ओवर वेट हो जाए क्यूमुलेट करते करते। तो अब इस तरह की जो सिचुएशन रेज होती है जहाँ पे ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, तो फिर वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सूरत में हमें हेल्प करती है और टेक्निकली और साइंटिफिकली डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प आउट करती है। सो ये बेसिक है, थोड़ा सा जो कोशिश की है मैंने इलाबोरेट करने के लिए कि कैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग का रोल है हमारी डिसीजन मेकिंग में। आपकी फील्ड में आ जाएँ तो आपने यही कोशिश करना है कि अपनी फील्ड से इसी तरह की एग्जांपल लेनी है। लाइक आपने लैपटॉप परचेज़ किया और कंपनी क्लेम कर रही है कि जो हमारा लैपटॉप है उसकी जो सपोज़ बैटरी टाइमिंग है वो लेट्स सपोज़ हम कहते हैं कि 2 आवर्स है सपोज़। तो अब ये क्लेम है, हमने इसको टेस्ट करने के लिए उसी कंपनी के 100, 200, 500 लैपटॉप्स लिए और वहाँ पे हमें पता चला कि जो वेट है सॉरी जो बैटरी टाइमिंग है वो लेट्स सपोज़ 1.5 घंटा उसकी बैटरी टाइमिंग है। तो क्लियरली रिफ्यूज़ किया जाएगा क्योंकि क्लेम 2 घंटे का था। इसी तरह सपोज़ अगर बैटरी टाइमिंग वहाँ पे निकलती है 2.5 घंटे, तो अब ये एक्स्ट्रा है।
तो कंपनी लॉस में जा रही है। अगर कंपनी ने मतलब गारंटी सेट करते हुए इस चीज़ को देखना है तो वो भी इसको रिजेक्ट करेगी। कंपनी अपने अपने हवाले से कि जो उन्हें वो पैसे ले रहे हैं वो 2 घंटे बैटरी टाइमिंग के साथ ले रहे हैं, लेकिन जो वो प्रोडक्ट मार्केट में भेज रहे हैं वो एक्स्ट्रा है, 2.5 घंटे तक वर्क करिए, तो मे बी वो या क्वालिटी डाउन करेंगे या उसकी प्राइस अप करेंगे। तो अगर वो कंपनी देखती है कि जो बैटरी टाइमिंग है वो 1 घंटा और 50 या 55 मिनट निकलती है, तो मे बी वो इसको इन डिसीजन में डाल दें, या वो उसको एक्सेप्ट कर लें या उसको रिजेक्ट कर दें। तो इस सूरत में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो हमें हेल्प करती है। तो थोड़ा इसकी बेस को समझने की ज़रूरत है। और प्रैक्टिकली इस इंट्रोडक्शन पे आखिरी बात करूं, पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना और उसके लिए क्लेम सेट करना इम्पॉसिबल है। तो फिर हम हमेशा, वो बिजनेसमैन है, वो फैक्ट्री ओनर है, कोई भी प्रोडक्ट वो मार्केट में भेजने जा रहा है और भेजने से पहले अगर उसने कोई उसकी गारंटी वारंटी सेट करना है तो वो एक लेबॉर्ट्री एक्सपेरिमेंट करेगा और उसके डिसीजन को बना के इसी तरह विद द हेल्प ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग फिर वो आगे अपना क्लेम सेट करेगा। तो डिसीजन थ्योरी में बहुत बहुत रोल है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। तो अब इसमें जो हाइपोथेसिस हमें लिखना है, राइटिंग हाइपोथेसिस, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हॉस्पिटल क्लेम कर रहा है कि जो रिस्पांस टाइम है एम्बुलेंस का वो लेस दैन 10 मिनट्स है। तो अब इसको टेस्ट करना है और हमें इसको ले जाना है उन तमाम 6 स्टेप्स में जो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो अब इसमें चूँकि कहा जा रहा है कि जो रिस्पांस टाइम है वो लेस देन 10 मिनट्स है, तो लेस देन 10 मिनट्स है, तो यहाँ पे किसी भी तरह से इक्वलिटी नहीं आ रही। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं लेस देन, सो इक्वलिटी नहीं आ रही, तो ये अल्टरनेटिव का केस है। तो हम लिखेंगे म्यू इज लेस देन 10 मिनट्स। तो अब इसका जो उलट होगा एच नॉट, तो वो हम लिखेंगे, इसका रिवर्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मिनट्स। मे बी रिस्पॉन्स टाइम 10 मिनट्स हो एम्बुलेंस का और मे बी ग्रेटर देन 10 मिनट्स हो। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 की कंस्ट्रक्शन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, अ कंज्यूमर मैगजीन क्लेम्स द प्रोपोर्शन ऑफ सेल फोन कॉल्स मेड ड्यूरिंग इवनिंग एंड वीकेंड्स इज ऑलमोस्ट 60%, ऑलमोस्ट सॉरी एट मोस्ट 60%। तो एट मोस्ट में भी इक्वलिटी आ रही है, सो ये एच नॉट है। और एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 60%, 60 भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो इसको लिखा गया पी इज़ इक्वल टू और लेस दैन 60%। और इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इसका उलट होगा ग्रेटर देन 60%। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग लिखते हुए जो स्ट्रेटजी हमें फॉलो करना है तो वो है कि हमेशा हम नल हाइपोथेसिस में इक्वलिटी यूज़ करेंगे और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम नॉट इक्वलिटी को यूज़ करेंगे। ये पहले बुलेट में। दूसरे में हम जो तरीका अडॉप्ट करेंगे वो सैंपल लेंगे और रैंडम सैंपल लेंगे। रैंडम सैंपल का मतलब है हमारी अपनी विश नहीं होगी, हम रैंडमली वहाँ से आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे और फिर उस पे जो नेसेसरी सैंपल स्टैटिस्टिक्स हैं लाइक अरिथमेटिक मीन, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वो हम कंप्यूट कर लेंगे। तो नंबर 1 हम हाइपोथेसिस लिखेंगे जिसमें इक्वलिटी एच नॉट में आएगी और नॉट इक्वलिटी H1 में आएगी। फिर हम उस सैंपल, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, उस पॉपुलेशन के क्लेम को टेस्ट करने के लिए सैंपल लेंगे और फिर हम सैंपल स्टैटिस्टिक्स उसके कंप्यूट करेंगे लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके बाद if the sample statistic has a low probability of being drawn from a population in which the null hypothesis is true, you will reject H naught। ये डिसीजन के हवाले से बात की जा रही है, ये हम अगली स्लाइड में देखते हैं जहाँ पी वैल्यू का कंसेप्ट है। इसके बाद एरर्स एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो एक्चुअल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था और हमारा डिसीजन जो था वो भी डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, तो इसका मतलब है करेक्ट डिसीजन हुआ। अच्छा, इसी तरह हाइपोथेसिस हमारा रॉन्ग था और हमने उसको रिजेक्ट नहीं किया। ये रो में आप देख लें, यानी डिसीजन हमने किया डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, रिजेक्ट हमने नहीं किया हाइपोथेसिस को, लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग था। तो हमने क्या किया, गलत चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया, गलत चीज़ को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये टाइप 2 एरर।
फिर डिसीजन हमारा था एच नॉट को रिजेक्ट करने का, लेकिन एक्चुअली वो ठीक था, यानी सही को हमने गलत कर दिया, तो ये है टाइप 1 एरर। इसे हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। तो ये टाइप 1 एरर को दोबारा से देख लें। टाइप 1 एरर जब हमारे पास जो एक्चुअल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और टाइप 2 एरर क्या है कि एक्चुअल जो हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, लेकिन हम उसको गलत नहीं कह रहे, तो ये टाइप 2 एरर है। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर बेसिकली दो तरह के एरर जो हैं वो हम देखते हैं स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर। तो टाइप 1 एरर, नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली ट्रू बट द डिसीजन इज टू रिजेक्ट इट, यानी सही हाइपोथेसिस था और लेकिन हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो टाइप 1 एरर। टाइप 2 एरर, हाइपोथेसिस एक्चुअली फॉल्स था लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये आपको पता है स्टेप्स के अंदर दूसरा पॉइंट है हमारा, अल्फा से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग अ टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है उसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से डिनोट करते हैं। तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। एरर दो तरह की अभी आपने देखा, टाइप 2 एरर और टाइप 1 एरर। अब एक वक्त में एक एरर को स्टैटिस्टिशियन जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, वो कोई भी हो, लेकिन एज अ स्टेटिस्टिशियन जो लिटरेचर हमें गाइड करता है कि टाइप 1 एरर जो है वो ज़्यादा डेंजरस है एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 एरर, तो फिर हम टाइप 1 एरर ही को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी सही को गलत कहने की जो एरर है उसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अब वो जो कंट्रोल हम करते हैं तो उसके लिए फिर हम डिसाइड कर लेते हैं एज अ रिसर्चर के भी इतना एरर हम कमिट कर सकते हैं, लाइक 1%, लाइक 5%, लाइक 10%। अब इससे ज़्यादा हम नहीं करते, क्योंकि जितना एरर हम बढ़ाते जाएंगे तो उतने डिसीजन की जो एक्यूरेसी है, जो डिसीजन की एक्यूरेसी है वो लो होती जाएगी। तो मिनिमम हम रखते हैं टाइप 1 एरर, ताकि जो एरर की एक्यूरेसी है वो कम से एरर की एक्यूरेसी जो है वो कंट्रोल रहे। अब यहाँ पे ये पहले दो स्टेप्स हमने एक्सप्लेन कर लिए। इसके बाद हमारे पास है, इसको हाइपोथेसिस को ग्राफिकली हम कैसे देखते हैं, तो ये तीन शेप्स आपको नज़र आ रही है। यहाँ जो पहली कर्व हमें नज़र आ रही है, जिस तरह आपको बताया गया था कि टेस्ट जो है हमारे पास वो अपर टेल, लोअर टेल और टू टेल टेस्ट। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है इसमें ये ओरिजिन है, 0 पॉइंट है, और राइट साइड पे जो हमारे पास डार्क एरिया नज़र आ रहा है, तो ये अपर साइड पे, तो ये हमारे पास राइट टेल टेस्ट या अपर टेल टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे जो आप देखते हैं, तो ये ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे डार्क एरिया आप देखते हैं, तो ये लोअर टेल या लेफ्ट टेल टेस्ट है। और इधर आप ओरिजिन के दोनों तरफ डार्क एरिया देखते हैं, तो यानी जो हमारा क्रिटिकल रीजन है वो दोनों तरफ फॉल कर रहा है, तो इसको हम टू टेल टेस्ट कह रहे हैं, टू टेल टेस्ट। तो अगर राइट साइड पे क्रिटिकल रीजन फॉल कर रहे हैं तो अपर टेल या राइट टेल, लेफ्ट साइड पे फॉल कर रहे हैं तो लेफ्ट टेल या इसको हम बोलेंगे लोअर टेल, और ये दोनों तरफ फॉल कर रहे हैं तो ये टू टेल। इसके बाद अब पी वैल्यू का कंसेप्ट है, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है ये हम यूज़ करते हैं, पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लें। पी वैल्यू से मतलब प्रोबेबिलिटी है ऑफ ऑब्टेनिंग अ सैंपल स्टैटिस्टिक विद अ वैल्यू एज एक्सट्रीम और मोर एक्सट्रीम देन द वन डिटरमिन्ड बाय द सैंपल डेटा। तो इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि ये स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है एट विच वी रिजेक्ट एच नॉट। I repeat, it is the smallest level of significance at which we reject H naught, और या फिर it is the largest level of significance at which we accept null hypothesis। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप इसको फिर सुन लीजिएगा। तो पी वैल्यू जो है, चूँकि आप लोगों ने सारा काम सीखने के बाद फिर सॉफ्टवेयर की मदद से करना है, तो सॉफ्टवेयर हमें पी वैल्यू दे देता है और वहाँ से हम डिसीजन ले लेते हैं विदाउट यूजिंग
क्रिटिकल रीजन एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक, जिस तरह हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो डिसीजन का जो क्राइटेरिया है वो आपको पहले बताया जा चुका है, इसको फिर देख लें। अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी है तो एच नॉट को रिजेक्ट कर दें, और अगर पी वैल्यू अल्फ़ा की वैल्यू से बड़ी है तो एच नॉट को एक्सेप्ट कर लें, फेल टू रिजेक्ट, एक्सेप्ट कर लें। आई रिपीट, अगर पी वैल्यू जो हमने नहीं निकालनी, हमें सॉफ्टवेयर की मदद से मिल जाएगी। लेट्स सपोज पी वैल्यू निकलती है 0.001 और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05। तो अब 0.001 इज़ लेस देन 0.05, तो डिसीजन क्या होगा, रिजेक्ट एच नॉट। फिर पी वैल्यू अगर सपोज है 0.10 और अल्फ़ा है 0.05, तो 0.10 इज़ ग्रेटर देन 0.05, तो हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद पैरामीट्रिक टेस्ट में हमारे पास जी टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है और फिर एफ टेस्ट आता है। तो एफ टेस्ट आपको नहीं करवाया गया, जी टेस्ट और टी टेस्ट करवाया जा चुका है, उसकी डिटेल हम आगे देख लेते हैं। तो इससे पहले ये अजम्पशंस हैं और सिंपल सी अजम्पशंस हैं, इनको ज़रा देखते हैं। यानी टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो मेजरमेंट्स हम ले रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, वो इंटरवल फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में, मतलब कैटेगरीज की फॉर्म में नहीं है। तो ये जब भी हम टी टेस्ट जी टेस्ट की बात करेंगे तो हमेशा हम इसको यूज़ करेंगे नंबर्ड डेटा के ऊपर। दूसरी इसकी असम्पशन है कि जो हमें सैंपल लेना है पॉपुलेशन में से, वो रेंडमली लेना है। ये नहीं है कि अपनी मर्जी से हम आइटम चूज़ कर लें, नहीं, रेंडमली सैंपल हमें लेना है पॉपुलेशन में से। फिर जो सैंपल हम ले रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं, मतलब जो एक आइटम हमने सिलेक्ट किया, लाइक आप लैपटॉप्स का की बैटरीज का सैंपल ले रहे हैं, तो अगर आपने फैक्ट्री ने हज़ारों बैटरीज तैयार की हैं और आप वहाँ पे बैटरी जब चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वो इंडिपेंडेंट हो, मतलब वो दूसरी बैटरी को इफेक्ट नहीं कर रही। आप भले से जो मर्जी उठाते जाएं, वो इंडिपेंडेंट है कि बाद में जो उठाया जाएगा वो क्या है। इसके बाद जिस पॉपुलेशन में से हम सैंपल ले रहे हैं तो वो नॉर्मल होनी चाहिए, वहाँ पे एक ही जैसी चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं है कि वहाँ रॉ मटेरियल भी पड़ा है और क्वालिटी मटेरियल भी पड़ा है, नहीं, वहाँ पे एक ही तरह के आइटम्स होने चाहिए। और आखिरी असम्पशन जो है ये हमें यूज़ करना है, एक क्वेश्चन हमने बाद में करना है। तो जब हम दो या दो से ज़्यादा पॉपुलेशंस को कंपेयर करेंगे तो फिर हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जितनी पॉपुलेशन का डेटा हम ले रहे हैं उनके वेरिएंसेस सेम है। लाइक हम अगर हम कंपनी ए के की जो बैटरीज हैं वो सिलेक्ट करें, तो वहाँ जो बैटरी टाइमिंग में वेरिएशन है वो, और कंपनी टू से जो हम ले रहे हैं, सपोज बेल का, एचपी का, इस तरह के हम ले रहे हैं, तो जो कंपनी टू की हमने बैटरी सिलेक्ट की हैं तो वहाँ पे भी जो वेरिएंसेस हैं वो, और जो पहले कंपनी की बैटरी सिलेक्ट की गई, तो दोनों की जो बैटरी टाइमिंग की वेरिएशन है वो सेम है, ये हम अज्यूम करेंगे, तब वो कंपैरिजन बनेगा। इसके बाद अब जी टेस्ट पे हम आते हैं, तो ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। इसकी असम्पशन आपको पता है, इफ द पॉपुलेशन इज़ नॉर्मल एंड सिग्मा इज़ नोन, सिग्मा अगर हमें पता हो तब हम इसको यूज़ करते हैं, या फिर सैम्पल साइज 30 से बड़ा हो तब हम जी टेस्ट को यूज़ करते हैं, ये हम पहले देख चुके हैं बातें। इसके बाद टेस्ट जो है हमारे पास, इसका जो फार्मूला है वो आपको पता है, एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा ओवर एन अंडर रूट, ये इसका फार्मूला है। और ये हम यूज़ करें जब सिग्मा अननोन हो लेकिन सैम्पल साइज बड़ा हो, या सिग्मा नोन हो, तब ये टेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और ये जो टेस्ट आप देख रहे हैं जी टेस्ट, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती है, ये अभी हमने इंशाल्लाह पढ़ना है। और इसका ज़ीरो मीन है और कांस्टेंट वेरिएंस है। ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपने याद रखना है कि जी टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल को फॉलो करती है और उसका मीन 0 होता है और वेरिएंस 1 होता है। एग्जाम्पल आप देखते हैं, रिसर्चर क्लेम्स दैट जो एथलेटिक शूज़ हैं उनकी जो प्राइस है वो $80 है। तो एवरेज कॉस्ट, मतलब रिसर्चर क्लेम कर रहे हैं कि जो एथलेटिक प्लेयर हैं जो शू वो पहनते हैं तो उनकी जो एवरेज प्राइस है वो $80 है। अब इसके लिए उसने 36 पेयर ऑफ शूज़ सिलेक्ट किए और उनके जो प्राइसेस हैं वो ये आपको नज़र आ रही हैं।
तो बड़ा डाटा सेट है, लेकिन आप इसको जिस तरह मैंने आपको ग्रुप के अंदर क्वेश्चन शेयर किया था, तो उसी डेटा पे आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। इसको छोटा कर लें तो इसको इसी डेटा से सॉल्व करना है, तो दोनों सूरतों में ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ गौर से आप देख लें कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन लिए थे ना, वहाँ मैंने आपको इस तरह का रॉ मटेरियल नहीं दिया था। वहाँ मैंने डायरेक्ट कह दिया कि ये सैंपल लिया गया, पॉपुलेशन की एवरेज ये है, सैंपल की एवरेज ये है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो आप सिंपली इसको उठा के फार्मूले में पुट करते थे और सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि डाटा उसी तरह आपको मिले, मे बी आपको रॉ डाटा दे दिया जाए। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम में या वैसे आपको अगर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले कॉलम के अंदर 6 ऑब्जर्वेशन है, सपोज आपको ये 6 ऑब्जर्वेशन दे दी जाए, तो आपने क्या करना है, इस पे जो पॉपुलेशन की एवरेज है उसका क्लेम आपको नज़र आ रहा है, वो है आप यहाँ देख रहे हैं $80, ठीक है 80। तो इधर जो ये 6 ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं, इस पे आप मीन निकाल लेंगे, अरिथमेटिक मीन सबको ऐड करके तादाद पे डिवाइड कर दिया। पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ, 60, 50, 120, 110, 75 और 110, इसका आपने मीन निकाल लिया, फिर इसी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। अब आपने इसको फार्मूले में पुट कर देना है, तो n आपका बनेगा 6, और आप इसको टेस्ट कर लेंगे कि क्या हाइपोथेसिस ठीक है या नहीं है, क्या क्लेम सही है या नहीं। तो ये हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। एच नॉट जो प्राइस है वो $80 और अल्टरनेटिव $80 नहीं है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पोज 10% ले लिया, फार्मूला ले लिया हमने। फार्मूला लेने के बाद ये कंप्यूटेशन हमने की, और फिर हम इसको टेस्ट कर लेंगे कि वेदर जो रिज़ल्ट्स हैं वो ठीक आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स आज हमने देखना था बेसिक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, फिर उसकी जो स्टेप्स की कंस्ट्रक्शन है उसको रिवाइज किया, और जी टेस्ट की एक एग्जांपल मैंने आपसे शेयर की, और वहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम अगर रॉ डाटा दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, और अगर समरी स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाल के दे दिए जाएं तो कैसे सॉल्व करते हैं। होप सो आप दोनों तरह से अलर्ट रहेंगे। इंशाल्लाह कल की जो हमारी अगली वेडनेसडे को क्लास है, तो वहाँ पे फिर हम टी टेस्ट की बात करेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करेंगे। तो 3-4 मिनट हैं, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो रेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जी स्टूडेंट, सर एनी क्वेश्चन? जी 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 सर एरर्स को एक बार डिस्कस कर दें, एरर 1 और एरर 2 को। जी एरर 1 और एरर 2, जब हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं तो हम वहाँ पे ले रहे हैं सैंपल, और सैंपल जो है वो नुमाइंदा होता है पॉपुलेशन का। तो वो जो सैंपल हम ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने कलेक्शन किया है वो ठीक है, मे बी हमसे एरर हो रहा हो, मेजरमेंट एरर हमसे हो रहा हो। हमने कोई चीज़ उठाई, जैसे मैं बैटरी टाइमिंग की बात कर रहा था, हमने नोट किया जी बैटरी टाइमिंग है 2 घंटे और 10 मिनट, तो मे बी वो 2 घंटे और 12 मिनट हो, तो कुछ इस तरह की एरर हो सकती है। फिर जब हम डाटा एंटर कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे, तो मे बी वहाँ हम लिखते हुए एरर कर जाए, मे बी हम सैंपल लेते हुए एरर कर जाए, तो वो हम एज अ रिसर्चर फिर पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि इतना एरर हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। जब मैं कहता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 5%, तो उसका मतलब है हर 100 आइटम्स में से 5 आइटम्स में एरर अफोर्डेबल है, तो 5 से ज़्यादा नहीं है, यानी जब मैंने फिक्स कर लिया तो फिर नॉट मोर देन 5। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं कि अल्फ़ा 1% है, तो इसका मतलब है एरर जो है वो 1% हो सकता है हर 100 आइटम में। लाइक अगर हम मेडिसन से बात करें, हमने टैबलेट कंपनी से डेटा लिया, तो वहाँ पे जो हम डेटा ले रहे हैं और उसको जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें जो एरर अफोर्डेबल है वो हर 100 आइटम्स में से वंस वी कैन अफोर्ड। तो अब ये जो एरर हो रहा है वो दो तरह का हो सकता है, मे बी हम सही चीज़ को गलत कह जाएं या गलत चीज़ को ठीक कह जाएं। तो अगर हम सही चीज़ को गलत कह जाते हैं तो वो टाइप 1 एरर है, और गलत चीज़ को अगर सही कह जाते हैं तो वो टाइप 2 एरर है। जी और शाबाश। जी किसी स्टूडेंट का कोई और क्वेश्चन? सर ये एक क्वेश्चन था। जी जी
सर वो क्वेश्चन में ना उन्होंने बताया था कि एक शूज कंपनी है वो क्या क्लेम करती है कि हमारी एवरेज जो कॉस्ट है वो $80 है शूज। जी जी तो ये नल हाइपोथेसिस हो जाएगी कि उसका क्लेम में आ जाएगा। तो सर उन्होंने कहा कि टेस्ट करेंगे क्लेम ठीक है नहीं, सही। नॉट इक्वल टू 80 करेंगे या फिर इसमें लेस देन हम शामिल कर लेंगे लेकिन ग्रेटर देन शामिल नहीं, आप देखें इसमें क्वेश्चन के अंदर किसी तरह भी ना हमने ये नहीं किया कि कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही कि हम वहाँ पे नॉट इक्वल के अलावा हमारा कंसर्न ही नहीं है कि प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो जब इस तरह की कंसर्न ना हो तो फिर हम नॉट इक्वल करते हैं। लेकिन अगर कंसर्न हो, लाइक मेडिसिन कंपनी कह रही है कि जो रिकवरी टाइम है मेडिसिन यूज़ करने से विद इन अ वीक डिजीज़ रिकवर हो जाएगी, तो अब हम कहेंगे कि अगर एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो मेडिसिन जो है वो रिजेक्ट हम कर देंगे। तो अब हम ग्रेटर देन 7 डेज H1 में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे शू प्राइस की बात हो रही है तो कोई कंसर्न नहीं है, बस हम टेस्ट कर रहे हैं कि $80 का शू पहनते हैं या $80 का नहीं पहनते, बस ये कंसर्न है। जी शाबाश। कोई और क्वेश्चन? 1 मिनट बाकी है। सर वो पूछा था आपसे ग्रुप में कि वो टेबल कैसे देखना है, टेबल वैल्यू कहाँ से जी मिलेगी। जी 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 गुड। टेबल वैल्यू जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर हमारा इसी तरह ये मैंने क्वेश्चन पूछा तो। दूसरा ये है कि मैं आपको टेबल भी सिखा दूंगा, कोई मुश्किल नहीं है। ये कोशिश करूंगा कल ही आपको 1-2 पेजेस शेयर करके वहाँ दिखा दूँ। मैंने वैसे ग्रुप में जब असाइनमेंट दी थी तब मैंने शेयर किया था कि टेबल क्या है हमारा, लेकिन मैं कल इंशाल्लाह शेयर करूँगा आपसे, मतलब वेडनेसडे। ठीक है सर। जी कोई और क्वेश्चन? शाबाश। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। खुश रहें। और अगर आपको कुछ क्यूरीज़ हैं और आप पूछना चाहते हैं पढ़ने के बाद तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। किसी भी टाइम आप कोई क्वेश्चन वहाँ पुट करें और अपनी तसल्ली करें और अलर्ट रहें। इस टॉपिक पे एमसीक्यूज़ भी बनाते जाएं, साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी प्रिपेयर करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।